तो चलो समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, चलो टॉर्क से भी पहले एक चीज समझते हैं कि यार ये फोर्स क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय फोर्स? अगर हम बोलते हैं फोर्स क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, बताओ। फोर्स क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका दिवाली का हैंगओवर होगा अभी। ठीक है, बट जितना जल्दी उससे बाहर आ जाओ अच्छा है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी, सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। तो थोड़ा सा हमें चीजें समझना पड़ेंगे और पीछे की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आगे की फिजिक्स आपको बोर भी लगेगी और टफ भी लगेगी, क्योंकि आपका एप्लीकेशन अब बढ़ता जाएगा फोर्स वगैरह का। ठीक है, जल्दी बताओ फोर्स क्या है और क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमें। बाकी लोग don't attend the classes just for sake of attending classes, otherwise it will be difficult for you to grow up your concepts। और कॉन्सेप्ट अगर फिजिक्स में ग्रो अप नहीं होंगे तो आप ये मान के चलो कि नाउ द सीबीएसई हैज डिसाइडेड कि भैया पेपर्स अभी आप ट्वेल्थ का जो बोर्ड क्या हो रहा है, ठीक है, हमें स्कूल के होम एग्जाम्स की मैं बात नहीं करता, वहां तो टाइम पास होता है, बट जो ट्वेल्थ का आपका जो बोर्ड हो रहा है, बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं स्टैंडर्ड के, ऑलमोस्ट कंपटीशन लेवल के फिजिक्स के पेपर बोर्ड में आ रहे हैं। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स भी निकाले हैं वो बहुत स्टैंडर्ड पेपर्स हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो रटे रटाए मामले में फिजिक्स तो ना निकल रही, भूल जाओ। तो आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा ना, आधे लोग दोगे आधे नहीं दोगे। ठीक है, तो देखो फोर्स का मतलब बिल्कुल सिंपल है, मैं रिजिड बॉडीज की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो रिजिड बॉडीज को अगर मुझे लीनियरली मूव करवाना है, ठीक है, अब बात समझना है, क्योंकि अब पुराने सारे कॉन्सेप्ट आपके घुसेंगे यहाँ से, सेंटर ऑफ मास से लेके हर चीज यहाँ पे यूज होने जा रही है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो फोर्स का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हम रिजिड बॉडी को लीनियरली मूव करवाना, लीनियर मोशन में लेकर के जाना, तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। और टॉर्क जो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, भाई आपको किसी नट को ओपन करना है, ठीक है, किसी बोल्ट को ओपन करना है, हम स्पैनर यूज करते हैं। अब स्पैनर को हम लोग एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, या स्क्रू को हम लोग एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, लेकिन स्क्रू की मूवमेंट कैसे होती है, इनवर्ड होती है। तो टॉर्क को हम लोग बोलते हैं, जो टॉर्क होता है इसका सिंपल मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आप अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम पे ये वर्ड बताया था कि व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंट। फिजिक्स में जब हम मोमेंट यूज करेंगे इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, इसका मतलब क्या होता है, किसी को याद है? अगर हम मोमेंट वर्ड यूज करते हैं, ना, मोमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर, मोमेंट इज द मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर आपके पास में कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है,
और आप किसी पोजीशन पे, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है, और इस पोजीशन पे मैं किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, राइट। अगर मैं इससे किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स, जैसे कि आपको डोर को, अब दरवाजा कैसे खोलते हैं हम लोग, एक कोने पे हम धक्का मारते हैं, ठीक है, वी अप्लाई फोर्स ओनली ना, वी डू नॉट इंटेंड टू रोटेट इट। हमें पता है कि वो दरवाजा रोटेट होगा, उसको हमने डिजाइन इस तरीके से किया है, उसके एक एंड पे हमने हिंज लगाया हुआ है, और हम जस्ट अपोजिट एंड को पुश करते हैं, राइट। हम जस्ट अपोजिट एंड को पुश करते हैं, और एक एंड पे हमने हिंज लगाया हुआ है, ठीक है। तो उस हिंज के कारण, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो दरवाजा रोटेट करेगा, राइट। वो दरवाजा रोटेट करेगा। सपोज करो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पार्टिकल जो है यहां से कनेक्टेड है, इसकी पोजीशन है कुछ, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, और इस पे मैंने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स के कारण क्या होगा, ठीक है, फोर्स, और ये जो देखो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, बात समझना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, टॉर्क जल्दी समझ में नहीं आता। यहां पे फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। आप एक काम करो, आप पेंसिल को या पेन आप जो भी यूज कर रहे हो उसको एक एंड पे पकड़ लो, ठीक है, आप पेंसिल पेन जो भी यूज कर रहे हो उसको एक एंड पे पकड़ो, और दूसरे एंड पे आप अपनी फिंगर रखो, लगाओ, और दूसरे फिंगर को फोर्स लगाओ। क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को आप फिंगर को थोड़ा सा किसी एंगल पे लगाओ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सारे लोग कर रहे हैं, फटाफट से हैंड रेस करके बताओ, सारे लोग क्या ये करके देख रहे हैं, बिना इसका टॉर्क समझ में नहीं आएगा बेटा। जो मैं बोल रहा हूं प्लीज को मेरे साथ करो, ठीक है। आप पेन को पकड़ो, एक हैंड को एकदम पूरा फिक्स कर लो। देयर इज अ डिफरेंस मनस्वी, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। पेन का वेट बहुत कम है, इसलिए शायद आपको फील नहीं हो रहा, देयर इज अ डिफरेंस। मोशन में डिफरेंस नहीं है, मोशन सेम मिलेगा आपको। एक बार फिंगर को एकदम परपेंडिकुलर रखो, एकदम नीचे की तरफ पेन से, और पुश करो, ठीक है। दूसरी बार पेन को थोड़ा सा फिंगर को एंगल पे रखो और सामने की तरफ पुश करो। आपको सेकंड केस में हल्का सा फोर्स ज्यादा फील होगा, सिंस पेन का मास बहुत कम है इसलिए वो फीलिंग कम है। किसी हैवी चीज को पकड़ोगे तो फीलिंग बिल्कुल आपको फील होगी, राइट। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी चीज फील हो रही है जो मैं बोल रहा हूं। नहीं हो रही क्योंकि आपका पेन का वेट कम। आप कोई हैवी चीज ले आओ, आपके पास घर पे हैमर पड़ा हो सपोज करो, ज्यादा मास का, ठीक है, पेन का वेट कम है इसलिए, राइट। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है पुश करने का तरीका कि आपने फिंगर तो टेढ़ी करी लेकिन पुश अभी भी ऊपर कर रहे हो, तभी भी वो फील नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में फिंगर रखी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करो, उसको आगे खींचने की कोशिश करो। जैसे आपने परपेंडिकुलर रखा तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि वाई एक्सिस पे मोशन, राइट। ध्यान से करो, करने की कोशिश करो इसको। अगर आपने परपेंडिकुलर रखा तो आप चाहते हो कि वाई एक्सिस पे मोशन हो, तो आप इसे ऊपर की तरफ धकेलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिंगर को थोड़ा सा टेढ़ा रखा तो जिस डायरेक्शन में फिंगर रखा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करो, ठीक है। सिंस पेन का वेट बहुत कम है तो ये फीलिंग बहुत माइन्यूट होगी। थोड़ी हैवी चीज करके देख लो, आपको तुरंत फील हो जाएगी ये चीज, ठीक है। नहीं है तो 2 मिनट के लिए उठो, आजू बाजू में कोई एक डोर जरूर होगा,
एक बार डोर को एकदम सीधा धक्का मारो और एक बार डोर को थोड़ा सा टेढ़ा धक्का मार के देखो, दोनों केस में आपको ताकत अलग अलग लगानी पड़ रही है, राइट। अब बताओ कितने लोगों को फील हुई ये चीज, कितने लोगों ने इसे किया एक्सपेरिमेंट को। राइट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि किसी भी चीज को एक चीज तो समझ में आ गई यहां से, फोर्स अलोन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। अदरवाइज दोनों केस में रोटेशन तो हमने सेम कराया, लेकिन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगी। आपको ज्यादा प्रेशर फील हुआ, इसका मतलब आपने ज्यादा फोर्स लगाया सेकंड केस में, राइट। तो आपको देखो, अगर जैसे मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको सबको तुरंत इमेजिन हो जाएगी, ठीक है। मुझे इस नट को ओपन करना है या इस बोल्ट को मेरे को ओपन करना है। अब मान लो मैंने स्पैनर लगाया और स्पैनर पे मैं फोर्स इस जगह पे लगाऊं, ठीक है। एक फोर्स आपको यहां लगा हुआ दिख रहा है, एक फोर्स मैंने बोला नहीं मेरे को फोर्स यही लगाना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मैं सेम रखूंगा, मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया। अभी क्या टॉर्क होता है नहीं होता है सब भूल जाओ 2 मिनट की, बस खाली फीलिंग को समझने की कोशिश करो। अगर मैंने पास में पकड़ा, ये सबने कभी ना कभी करके देखा होगा, अगर मैंने इसे पास में पकड़ा तो क्या होगा? ताकत मुझे ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी? सारे लोग बताओ। देखो सबको फील हो रहा है ये, आपको तो नहीं पता। अरे कम क्यों लगानी पड़ेगी प्रियांश बाबू, कौन सी दुनिया में हो? जब आप पास में पकड़ोगे, कभी बोल्ट वोल्ट नहीं खोला क्या? पास में पकड़ोगे जब आप, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना होगा, है ना, बिल्कुल सिंपल, है ना त्यागी साहब। ज्यादा फोर्स लगाना होगा मुझे, दूर जाएंगे कम लगाना पड़ेगा। जब गाड़ियों में, फोर व्हीलर में, जब हमें कभी नट खोलना होता है, ठीक है, तो उसके साथ में आप देखना, एक पाने के साथ में एक स्पैनर होता है, उसके साथ अलग से एक पाइप दी होती है ना। उस पाइप को हम और दूर ऐसे, इससे एक और एक्सटेंशन ऐसा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पाइप फंसा के फिर उसे खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल्ट जो होता है बहुत ज्यादा टाइट होता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी की पावर की एक लिमिटेशन है ना, लेकिन उस चीज को ये बोल्ट नहीं समझता। इसके खुलने का एक अपना रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फोर्स नहीं है, वो रिक्वायरमेंट क्या है? टॉर्क है। उसको एक फिक्स टॉर्क चाहिए, अगर उतना टॉर्क उसको मिल गया तब वो ओपन होगा। तो जैसे फोर्स आपका नेसेसरी है लीनियर मोशन के लिए, फोर्स आपका किसके लिए नेसेसरी है? लीनियर मोशन के लिए। भाई बिना फोर्स के यू कैन नॉट इमेजिन द लीनियर मोशन, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन होगा ही नहीं होगा। और मैंने क्या बताया था, किसी भी बॉडी का मोशन किससे डिटरमाइन होता है? एक्सेलरेशन से होता है। बाकी सारी चीजें डेरिवेटिव्स हैं, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब डेरिवेटिव है। किसके डेरिवेटिव हैं ये? एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, राइट। वैसे ही टॉर्क की मुझे रिक्वायरमेंट किसके लिए है? रोटेशनल मोशन के लिए, राइट। टॉर्क की रिक्वायरमेंट किसके लिए है मुझे? रोटेशनल के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। अगर मुझे किसी चीज को रोटेट करना है तो मुझे उसे टॉर्क देना पड़ेगा। अब ये टॉर्क होता क्या है? इस टॉर्क का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हम लोग समझते हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मेरा पॉइंट है ना, बात जरा ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे मेरे जो फोर्स लगाया, मुझे इस बॉडी को रोटेट करना है, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया। अब ये मेरा जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है।
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इस फोर्स के साथ ये जो लाइन जा रही है, जो फोर्स के डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क आपका होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म, ठीक है। ये नए नए टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अब यूज होंगे, इसको समझने की कोशिश करो। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लिवर आर्म, अभी क्या लिवर आर्म क्या होता है मैं समझाऊंगा, या इसी को हम लोग दूसरा बोलते हैं मोमेंट आर्म, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये इसके नाम है। लिवर आर्म इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from axis of rotation to the line of action of force, ठीक है। बेटा नोट करते जाना अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में, है ना, प्यार मोहब्बत से एकदम। थोड़ी सी ये क्रिटिकल चीज है टॉर्क, थोड़ा सा परेशान करेगी आपको शुरू में, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आज ही आपको बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये लिवर आर्म की डेफिनेशन है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया विच इज इक्वल टू डी। आर क्या है? आर इज द पोजिशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस जगह पे आपने फोर्स लगाया उस जगह का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। कर लिया यहां तक नोट? हम बहुत ही खतरनाक चीज में एंटर कर चुके हैं, है ना। ये खतरनाक जोन है, थोड़ा सा बहुत स्लिपरी रोड है। फिसलोगे तो पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाएगा यहां से, इसलिए इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल, धीरे धीरे करके समझेंगे, राइट। जैसे जैसे नोट कर लोगे एक बार हैंड रेस करते जाना। ये बेटा लिवर आर्म, ये जो डिस्टेंस हम बता रहे हैं ना, ये लिवर आर्म आपके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये ना 90 डिग्री इसलिए हम बना के दिखा रहे हैं आपको। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे 90 डिग्री पे आना चाहिए। ओके, चलो आगे चलें। अब देखो मैंने क्या बताया, टॉर्क। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, टॉर्क, टॉर्क को ना ऐसे दिखाते हैं ग्रीक लेटर से, ये इस तरीके से बनाते हैं ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ, टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो गया आपका? फोर्स इनटू, मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस को डी ले लिया, तो फोर्स इनटू डी, ये होता है टॉर्क। फोर्स इनटू लिवर आर्म, लिवर आर्म इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लेंथ है आपकी,
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मेरा लग यहां पे रहा है, लेकिन इसी चीज को मैंने एक्सटेंड कर लिया, ये लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन। तो टॉर्क, अब देखो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो D इज इक्वल टू, आपको दिखा रहा है यहाँ पे R साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, F इंटू R साइन थीटा, या टॉर्क वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, R क्रॉस F। ठीक है, टॉर्क को मैं लिख सकता हूं R क्रॉस F। अब सपोज करो जो मेरा फोर्स है, ठीक है, ये मेरा फोर्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इसके दो कंपोनेंट हैं, आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन में इसके दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो और जो मेरा पोजीशन वेक्टर आर है, ये कुछ होगा कोऑर्डिनेट एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, आर क्रॉस एफ। अब आर को हमने रख दिया जी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो क्या हो जाएगा देखो, अब देखो आई क्रॉस आई क्या होता है, याद है किसी को, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे क्या होता है, 1। हाँ, जीरो। यस जय, बिल्कुल सही, जीरो। अनन्या गुड। ऐसा ना करो, ऐसा जुल्म ना करो तुम लोग फेस के ऊपर। वेक्टर भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, चैप्टर पूरा वेक्टर बेस्ड है। याद है भैया सबको, पाठक साहब याद है। पाठक साहब अपना रिदम लूज कर गए हो तुम, कहीं खो गए हो तुम। चलो, तो हमें आई वाले को नहीं देखना, आई क्रॉस आई तो जीरो होगा, मतलब एक्स को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स एफ वाई, अब ये साथ में क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। ठीक है, याद करो मैंने बताया था आई जे के, इस तरीके से बना लेना। ठीक है, तो आई क्रॉस जे के बराबर होगा। उसके बाद देखो वाई, जे जे जीरो हो जाएगा, तो वाई को मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई एफ एक्स। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप। ठीक है, तो टॉर्क मेरा कितना आ गया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स टाइम्स के कैप। अब इसको मेरे को प्रूफ करके दिखाने का मतलब ये है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ। यानी कि देखो सारा काम एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। यहां पे अगर हम लोग देखें, हम लोग बोलेंगे सारा काम मेरा एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है, लेकिन टॉर्क मेरा थर्ड एक्सिस की तरफ। बात समझने की कोशिश करो, है ना, टॉर्क किधर है मेरा, थर्ड एक्सिस की तरफ है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट से हैंड रेस करो बेटा। पीसीएम पीसीबी बोथ, मैं दोनों के लिए बता दूं ये चीज, कि भाई आप दोनों के लिए ही ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं समझोगे तो बहुत से क्वेश्चन से आप हाथ धो बैठोगे, है ना। मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अभी, और सबसे डिफिकल्ट भी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही क्या सबको। ठीक है, अब देखो, अब छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वेक्टर फॉर्म में आ सकते हैं, डेरिवेशन फॉर्म नहीं बोलते उसको, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। सपोज आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया और फोर्स का वेक्टर दे दिया, तो आपको पूछ सकता है कि टॉर्क निकालो। ठीक है, तो आपको आर क्रॉस एफ करना है, सिंपल, है ना।
अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कपल, कपल से क्या समझते हो, जल्दी बताओ। कपल का मतलब क्या होता है? Sir, equal and opposite force acting in different line of actions. नो, व्हाट डू वी मीन बाय कपल? What do we mean by pair of two? No, couple is not pair. I have a pair of socks. I am having a couple of socks. Is it so? What do you mean by couple यार? अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों, कपल नहीं पता? क्या होता है अनन्या? कपल पेयर तो नहीं होता। यस, ठीक है। टू थिंग्स दैट आर कनेक्टेड, नॉट ओनली टू थिंग्स, टू अपोजिट थिंग्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कपल। तो यहां पे कपल का मतलब क्या होता है? जैसे कार में स्टीयरिंग होती है, तो स्टीयरिंग को हम क्या करते हैं? स्टीयरिंग क्यों होती है कार में? मान लो यहां पे मैंने लगाया एक फोर्स F, यहां लगाया दूसरा फोर्स F। सपोज करो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब ये टोटल फोर्स का फोर्स से जो डिस्टेंस है वो D है। ये इसे हम बोलते हैं x1 डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं x2 डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे ये हिंज्ड है, इस पोजीशन पे ये हिंज्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता लीनियरली, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है, राइट। अब देखो ये जो F वाला फोर्स है, अब बात समझना, मैं आपको टॉर्क की डायरेक्शन समझा रहा हूं, ठीक है। अभी तक तो हम लोग टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में समझ में आ गई, लेकिन नॉर्मली हम डायरेक्शन कैसे लेंगे? रोटेशन, रोटेशन इज ओनली बी इन टू डायरेक्शन, जो हमें दिखाई देता है। ओमेगा की डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ओमेगा की डायरेक्शन के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, और ओमेगा की डायरेक्शन में ही आपको टॉर्क मिलेगा, ठीक है। रोटेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो या तो क्लॉकवाइज डिफाइन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन करते हैं, राइट। अब देखो जैसे ये वाला फोर्स है, ये इसको अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, सपोज करो इस पोजीशन को मैं 1 पोजीशन बोलता हूं, इस पोजीशन को 2 पोजीशन बोलता हूं, तो जो 1 पोजीशन का फोर्स है वो इस मास को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? अपवर्ड। रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और पोजीशन नंबर 2 का जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में करेगा? क्लॉकवाइज। सॉरी, ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ना जी, ना क्लॉकवाइज नहीं कर रहा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहा है। ये इसको इधर घुमा रहा है, ये इसको इधर घुमा रहा है, ठीक है, राइट। हाँ, मनस्वी अच्छा है, पहले क्लॉकवाइज लिख के फिर नीचे एंटी लिखो तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, हमने तो एंटी क्लॉकवाइज ही बोला था। नहीं, बहुत बहुत पहले ना एक अमिताभ की मूवी देखी थी मैंने, तो उसमें अमिताभ नकली गवाह बन के कोर्ट में जाता है गवाही देने, राइट। तो उससे वकील पूछता है कि अच्छा बताओ, जिसने खून किया वो कितना बड़ा था? तो अमिताभ अपनी हाइट के हिसाब से हाथ रखता है, कहता है कि यार कुछ इतनी हाइट थी। तो वकील कहता है लेकिन खून तो एक मुर्गे ने किया था। तो अमिताभ कहता है कि जी अभी मैंने नीचे वाला हाथ कहाँ लगाया, ठीक है, मैं तो पूरा बता रहा था, आप पूरी सुने ही नहीं।
तो वैसे ही मनस्वी का था, पहले क्लॉकवाइज लिखो फिर बाद में लिख दो। सर मैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही बोलना, तो एंटी टाइपिंग में रह गया था। अभी देखो यहां से, कभी भी जब हमें टॉर्क लेना है तो कहां लेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन मेरा सपोज करो ये ओ है, तो पहले वाले फोर्स के कारण जो टॉर्क है, टॉर्क 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स, और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x1, तो क्या हो गया F इंटू x1। टॉर्क 2 की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x2। तो नेट टॉर्क ऑन द बॉडी कितना लग रहा है, अब ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इनके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड होगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तो कितना हो जाएगा ये एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू, राइट। तो एफ अगर आप कॉमन निकालोगे दैट इज x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज नथिंग बट डिस्टेंस d बिटवीन द फोर्सेस। तो ये जो निकल के आया इसे हम कहते हैं कपल, ठीक है। तो कपल इज द इफ टू forces of equal magnitude creating torque about a point of rotation so that the particle can rotate, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कपल। जैसे हम लोग गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग पकड़ते हैं और एक हाथ से ऊपर फोर्स लगाते हैं, दूसरे से नीचे, ठीक है, तो हम एक कपल दे रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी की स्टीयरिंग जो होती है वो किसी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करेगी, ठीक है। इज इट क्लियर व्हाट इज कपल, फटाफट से हैंड रेज करो। नो, डायरेक्शन शुड बी सेम, इन केस ऑफ कपल द डायरेक्शन विल बी सेम, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इट डजंट मैटर, ठीक है, बट दोनों ही टॉर्क की डायरेक्शन सेम होगी। अब देखो अगर आप बुक्स में पढ़ोगे ना तो बुक्स में कई जगह ना कुछ चीजें कंफ्यूजिंग सी लिखी हुई हैं, जैसे कि आपको बोलता है कि यार टॉर्क की डायरेक्शन जो है ना वो आपको क्लॉकवाइज वाली को पॉजिटिव लो, एंटी क्लॉकवाइज वाली नेगेटिव लो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये सब कुछ फॉलो मत करो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फोर्स में एक चीज समझाई थी, क्या समझाया था मैंने, कि भैया जब आप फोर्स का काम कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। हम लोग समेशन ऑफ फोर्सेस निकालते थे ना, वही सेम काम हमें यहां भी करना है टॉर्क के केस में, ठीक है। तो अलग से हम पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे भाई। क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव अज्यूम कर लो, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो सारे पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले टॉर्क को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले टॉर्क को समझो, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क समझ में आ रहा है सबको, धीरे धीरे कुछ क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट टॉर्क के। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट द कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम मैं रोटेशन के टाइम आपको समझाऊंगा। तो अब वो वक्त आ गया जब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बोलता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो एंड नेट टॉर्क ऑल्सो एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ये होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सारे फोर्सेस और सारे ही टॉर्क का नेट सम जीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, राइट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने एक मास को, ठीक है, आप अपनी ऐसे दो फिंगर्स ऐसे ओपन करो और अपने दो फिंगर के ऊपर पेन को रखो, ठीक है,
करो, ओपन करो, दोनों फिंगर को थोड़ा सा गैप दे करके एक पेन को अपने दोनों फिंगर्स पे रख लो। क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है? ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना ये? आपकी पेन मूव कर रही है क्या कहीं? कोई एक्सेलरेशन है क्या आपकी पेन में? दोनों फिंगर्स के बीच में आप पेन को रखो, ठीक है, दोनों फिंगर्स के बीच में आप पेन को रखो। अब मनस्वी कह रही सर माई पेन इज रोलिंग। बेटा फिंगर सीधा करो फिर, पेन नहीं संभाल सकते आप एक? यार कैसी बातें कर रहे हो? डोंट लेट इट रोल, ठीक है। तो देखो अब इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपने जो फिंगर्स से पेन को होल्ड करके रखा, भाई आपकी दो फिंगर्स की ये पोजीशन होगी, ठीक है। अब इस पेन का वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg। अब जो फिंगर से जहां आपने होल्ड करके रखा है, क्या वहां भी कोई फोर्स लगेगा क्या? जल्दी बताओ। रिएक्शन फोर्स लगेगा। किधर लगेगा रिएक्शन फोर्स? एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। किधर लगेगा रिएक्शन फोर्स? ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब लेट अस से दिस रिएक्शन इज R1, दिस रिएक्शन इज R2। भैया दोनों फिंगर है ना, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बचपन से सुनते आ रहे हैं डायलॉग, तो दोनों फिंगर की रिएक्शन फोर्सेस भी डेफिनेटली अलग होंगे, ठीक है। लेकिन वो साथ मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। ऐसे ऐसी कहावतें आपने भी सुनी होंगी बचपन से, नहीं? अब सपोज करो इस पेन का जो लेंथ है वो L है, आपको मालूम है तो मेजर कर सकते हो। आपने दोनों फिक्स जहां पे रखा है इसको x1 x2, ठीक है, ये भी आपको पता है, राइट। L/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट लगेगा, ये भी आपको पता है। इतनी राम कहानी तो आपको पता है। अब ध्यान से समझो चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिग्मा fx 0 होना चाहिए, सिग्मा fy 0 होना चाहिए। fx में तो खैर x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो छोड़ दो। y डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, ठीक है। होगा क्या? जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब सवाल ये उठता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि यार मैंने कितना कितना रिएक्शन फोर्स लगाया कि मेरा ये पेन इक्विलिब्रियम में आ गया, मेरे को ये पता करना है। तो उसके लिए मुझे एक तीसरी कंडीशन पता है कि भैया टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अब टॉर्क 0 करना है तो मैं जरा सा ना इस डायग्राम को बड़ा बना दूं ताकि ना टॉर्क हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। इसको एनलार्ज जूम करके बना देते हैं कि ये मेरा R1 लग रहा है, ये मेरा R2 लग रहा है, ये मेरा mg लग रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2 है, यहां से ये डिस्टेंस भी L/2 है, और सपोज करते हैं ये डिस्टेंस x2, ठीक है। अगर देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो मेरा रोटेट तो कहीं कर नहीं रहा है, लेकिन मैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकता हूं। सपोज करो मैं R1 के अबाउट टॉर्क निकालता हूं, इसको मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ठीक है। आपने कितने लोगों ने डायग्राम बनाया भाई अपनी नोटबुक में? ऐसा कौन कौन है जो नोटबुक लेकर नहीं बैठा है, वो वीडियो देख रहा है आराम से बैठ के, कहानी सुन रहा है हैं? जल्दी बताओ, ऐसा कोई है?
अब जहां पे आपने ये R1 बनाया है उसके ऊपर अपना पेन रखो, Z एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। समझना पड़ेगा धीरे धीरे से, टफ है टॉपिक, इसलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूं काम। इसके ऊपर रखो, पेन रखो सीधा, ठीक है, ऊपर हवा में, हवा में मतलब उस पॉइंट को टच करता हुआ, जो टिप है उस पॉइंट पे रखो और ऊपर रखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इमेजिन करो रॉड को घूमते हुए इसके चारों तरफ, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, जहां आपकी मर्जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो आपको अच्छा लगता हो, है ना। आंख बंद करके 1 मिनट इसको घुमाओ जरा, घूमना जरूरी है इसका। घूम पा रहा है क्या सबका? एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ रहा है? कित्तों की रॉड घूम गई, मतलब कित्तों का पेन घूम गया, गोल गोल घूम गया। चलो अब करेंगे जी टॉर्क का मैनिपुलेशन। हमें क्या करना है? समेशन ऑफ नेट टॉर्क इज 0। तो देखो एनी फोर्स, है ना, यहां से आप कुछ कुछ पॉइंट आपको नोट करने, एनी फोर्स passing through axis of rotation, its torque will be 0। ठीक है, ऐसा कोई फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, इसका मतलब उसका लीवर आर्म है ही नहीं, 0 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो, ठीक है, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन will create 0 टॉर्क। टॉर्क नहीं लगाएगा भाई, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए एक चीज को और समझते हैं जरा सा, है ना। ऐसे पेन को जैसे हमने पहले पकड़ा था ना घुमाने के लिए, एक बार पकड़ लो जरा, पकड़ो, सबने पकड़ लिया। अब पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल फोर्स लगाओ। रोटेट कर रहा है क्या? किसका किसका पेन रोटेट कर रहा है? पैरेलल फोर्स लगा के, है ना। पेन को हमने पकड़ा, ठीक है, और टिप पे इधर ऐसे पैरेलल, ऐसे ऐसे लगाना है फोर्स, ऐसे फोर्स लगा के देखो, घुमा पाते हो क्या इसको? रोटेट करवा पा रहे हो क्या? कितना भी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगा दो, दूसरे हाथ की तरफ से पेन स्लिप करना शुरू कर देगा, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। सबका हुआ क्या ये सबको समझ में आया क्या? किसने किसने एक्सपेरिमेंट किया? फटाफट से हैंड रेस करते जाओ, है ना। ये इम्पॉसिबल है, ये पेन रोटेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन और पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल क्रिएट 0 टॉर्क। और रोटेशन तो साहब तभी होगा जब टॉर्क मिलेगा, फोर्स से रोटेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब हमें नेट टॉर्क, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मतलब ये R1 वाला तो 0 फोर्स, 0 टॉर्क लगा रहा है, R1 का कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट mg किस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको? mg की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। mg ये वाला मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां से R1 पास कर रहा है, तो mg इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा? सारे लोग आंसर करेंगे। mg किस डायरेक्शन में घुमाएगा? Why are you not confident मनस्वी? मे बी क्या होता है? यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यही आंसर होना चाहिए। किस डायरेक्शन में घुमाएगा mg? देखो वो घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम फोर्स लगाते थे, याद करो, ठीक है, जब तक हम लोग बॉडी के शेप एंड साइज को डिसाइड नहीं किए थे, तब तक हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे थे।
तो जब हम फोर्स लगाते थे, ठीक है, तो कोई फोर्स उसको चला रहा है या नहीं चला रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्स लग तो रहा है ना। तो अगर चलाएगा तो किस डायरेक्शन में चलाएगा। वैसे यहां पे जरूरी नहीं है कि एमजी इसको रोटेट करा रहा है, नहीं करा रहा रोटेट, मेरे को पता है कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रोटेशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर एमजी को मौका मिला इसको रोटेट कराने का तो किस डायरेक्शन में कराएगा। तो एमजी इसको नीचे की तरफ ले जाएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इधर रोटेट कराएगा ऐसा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। अब किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, सपोज हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं, क्लॉकवाइज जो मेरा टॉर्क है वो पॉजिटिव। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन समझ में आ गई, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, mg एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है ये, l/2 माइनस x1। तो mg इंटू l/2 माइनस x1। अब R2 जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, रैंडमली आंसर नहीं करना, आंख बंद करके नहीं, ये रोटेशन आपकी इमेजिन होना चाहिए। तभी मैंने बोला था पहले एक बार घुमाओ, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमने दो इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इधर लेके जाएगा ना इसको, अगर मौका दिया जाए इसको घुमाने का तो इधर घुमाएगा ही। अब इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेना है, मतलब यहां से लेकर के ये यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। एक यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपको लेना है, और डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -R2 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन बताएगा जल्दी से फटाफट से एकदम से। L में से, टोटल L में से x1 और x2 दोनों माइनस कर देंगे क्या, तो L माइनस x1 माइनस x2 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 0। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, दो ही फोर्स है दो ही टॉर्क लगेगा। अब यहाँ पे देखो, मास आपको पता है, जी पता है, डिस्टेंस हमें सारे मालूम थे, तो आप R2 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लो। अगर R2 निकल गया तो R1 यहां से निकल जाएगा आपका। ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने लोगों को समझ में आया भाई, इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, किसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बेसिस पे क्वेश्चंस बन करके आते हैं, काफी क्वेश्चंस बनते हैं। समझ आ गया अच्छे से, कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आया भाई। डेफिनेटली यू नीड प्रैक्टिस, एक दिन में एक्सपर्ट थोड़ी हो जाओगे, डेफिनेटली यू नीड प्रैक्टिस। अब देखो हमने टॉर्क क्या बोला, टॉर्क आपका होता है R इंटू एफ, राइट, ओके। एफ, अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करा रहे हो, ठीक है, जैसे सपोज करो भैया मेरे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां मैंने इसको हिंज कर दिया है ना, और मैं यहां फोर्स लगाया, और ये डिस्टेंस है मेरा R, ठीक है। तो R इंटू एफ क्या हो गया मेरा, टॉर्क हो गया। अब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा, बात समझने की कोशिश करो, तो ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा, ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा, है ना, ऐसे सर्कल बनाएगा ये कुछ। तो इस डायरेक्शन में यहाँ फोर्स है, इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी होगी, और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो फोर्स तो एक्सटर्नल है ना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, कौन बताएगा मेरे को, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स। जल्दी जल्दी बोलो भाई। F is equal to ma, as simple as that, right? F is equal to ma, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma,
भाई ये फोर्स एक्सटर्नल है, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने ये फोर्स आपके ऊपर लगाया, राइट? किसी एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स आपके ऊपर लगाया एंड द एक्सेलरेशन इज इंटरनल, एक्सेलरेशन उस बॉडी का है। आ रही बात समझ? एक्सेलरेशन इस बॉडी का है, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, एम इंटू ए। टॉर्क मेरा जो है वो एक्सटर्नल है और उसके कारण क्या हुआ, मेरा एक्सेलरेशन इंटरनल हुआ। तो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू आर, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एंड एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, देखो बिल्कुल न्यूटन सेकंड लॉ जैसा आपको मिलेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, लीनियर मोशन के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है? तो वैसे ही अगर जैसे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर लीनियर मोशन, ठीक है? तो फॉर एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर लीनियर मोशन, तो फॉर एक्सटर्नल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? फोर्स यहां पे एक्सटर्नल होता है, एक्सेलरेशन इंटरनल होता है। वैसे ही जब आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे, इफ देयर इज अ टॉर्क ऑन द बॉडी, then there will be an angular acceleration available, ठीक है? Try to understand, this is very very important concept. Yes, तो जो काम लीनियर मोशन में मास का होता है, व्हाट इज मास, व्हाई वी आर यूजिंग एफ इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज दैट इज नॉट मास देयर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इनर्शिया। कई बार डिस्कस कर लिए कि लीनियर मोशन में मास वर्क्स एज इनर्शिया, mass is not inertia, but mass is representing inertia in case of linear motion. Similarly, in case of rotational motion, the mass is replaced by moment of inertia, and acceleration will be the angular acceleration. Is it clear to all of you? बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? कुछ पढ़ा पाता हूं क्या मैं, थोड़ा थोड़ा है? आज टुडे आई वाज आस्किंग क्लास 9th स्टूडेंट्स कि बेटा किसको किसको फिजिक्स अच्छी लगती है। सारे लोगों ने हैंड्स डाउन कर लिया अपने। मतलब इससे घोर बेइज्जती नहीं हो सकती फिजिक्स टीचर की। नाइन्थ से ही उनके दिल में डर बैठ गया फिजिक्स से। मैं मतलब इफ आई से ना, जो क्लास मतलब सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आप एकदम थ्योरेटिकल फॉर्मूला बेस समझने की कोशिश करोगे कि फॉर्मूले आ जाए, हम क्वेश्चन बना लें, ठीक है? तो फिर तो आप भूल जाओ फिजिक्स, तो फिर आपके दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। टफ है, डेफिनेटली टफ है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज आपके सराउंडिंग में जो प्रैक्टिकली हो रही है उसको समझना इतना आसान काम तो है नहीं, राइट? आप सोचोगे 10th वाले रूटीन पे आप फिजिक्स समझ लो, तो फिर तो आप भूल जाओ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है? प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को ना यहाँ पे मैथ्स के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई हम पढ़ते हैं और फिर हम ट्रिक्स सोचते हैं, वो यहाँ पे दूसरा हिसाब किताब है। जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो पूरा आपके दिमाग में वो पिक्चर 3D व्यू में एकदम डिजिटल एक्सरे के टाइप से पूरी रोटेट होनी चाहिए, मतलब पूरी आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि कैसे वो चीज हो रही है वहां पे, क्योंकि इवेंट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में। और अगर वो एनिमेशन अपने दिमाग के अंदर आप क्रिएट करना सीख गए, तो फिजिक्स बच्चों का खेल है।
इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो इमेजिनेशन क्रिएट करा सकूं दिमाग में। तो अगर वो होना शुरू हो गया तो आएगा। तो मतलब ऑल ऑफ अस अपन किसी से पूछो कि भैया फिजिक्स कैसी लगती है, तो पहला जवाब रिएक्शन 90% केसेस में ये तो बहुत बेकार है, हटा देना चाहिए सिलेबस से इसको। और गवर्नमेंट ने भी आपकी बात सुन ली, स्पेशली जो नीट वाले हैं। तो देखो आपके टाइम तक तो ये हो ही जाएगा, फिजिक्स विल जस्ट बी ए पासिंग मार्क्स फॉर यू, तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द थिंग्स, है ना। डू यू नो रदरफोर्ड, पता है कौन? अब तो पढ़ ही लिया होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया हो केमिस्ट्री में, तो रदरफोर्ड को तो जानते ही होगे, है ना, कि हु इज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि द ओनली साइंस इन द वर्ल्ड इज फिजिक्स, रेस्ट ऑल आर जस्ट स्टैम्प कलेक्शन। मतलब बाकी सब बेकार की चीजें, उनको कोई साइंस में नहीं काउंट करना चाहिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री सब साइंस नहीं है, साइंस सिर्फ फिजिक्स है। और आज आप देख लो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फिजिक्स द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अराउंड। आज हम बैठ के ऑनलाइन पे आराम से बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। इवन इन मेडिकल साइंस जो इतनी तरक्की कर गया, जो इतनी चीजें हो रही हैं, जो उसके लिए इक्विपमेंट्स और सब फिजिक्स ने बनाए हैं। तो है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन हाँ पता नहीं, फिर भी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये हमेशा भारी रहता है, राइट। चलो, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। तो आपको ये समझना कैसे है कि अगर टॉर्क है, यही चीज मैंने आपको बोली थी कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है, कि सर्कुलर मोशन हम कौन सा पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। लेकिन अगर टॉर्क है तो अल्फा होगा, अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो है, अगर अल्फा नहीं है तो नेट टॉर्क जीरो है। हमारी बात समझ में? ठीक है। तो टॉर्क, जैसे वहां फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट था, यहां टॉर्क एक एक्सटर्नल एजेंट है, और वो टॉर्क क्या क्रिएट कर रहा है? आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। इज इट क्लियर? ये एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ी खतरनाक चीज है, उसको सेंटर ऑफ मास से हम रिलेट करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, एक मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी यहां से ले करके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 70 सेंटीमीटर है, एंड टू एंड, 4 kg इन मास। तो देखो, जो 4 किलो का मास होगा वो एग्जैक्टली सेंटर से लगना चाहिए 4g। ठीक है, सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस। नाइफ एजेस में से आपका रिएक्शन फोर्स जाएगा R1 एंड R2, राइट। एक 6 किलो का वेट जो है एक एंड से आपका, अच्छा ये देखो, नाइफ एजेस से आपको बोल रहा है ये 10-10 सेंटीमीटर पे, यहां से 10 सेंटीमीटर है और ये यहां से 10 सेंटीमीटर है एंड से। ठीक है, एक 6 किलो का मास है 6 kg का, तो इसका वेट 6g नीचे लगेगा, और ये कहां पे है? सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, राइट। आपको रिएक्शन फोर्स निकालना, तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6g प्लस 4g। ये दोनों फोर्सेस कहां आ रहे हैं? आपके वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, कैसे पता चला हमें? समेशन Fy इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो R1 प्लस R2 आपका कितना हो गया? ये हो गया 10g के बराबर। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेट टॉर्क जीरो करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें नेट टॉर्क जीरो करना है। तो नेट टॉर्क कैसे जीरो होगा? ठीक है, किसी भी एक जगह पे हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है।
तो सपोज करो मैं R1 के ऊपर ही ले लेता हूं। R1 के ऊपर लेने का फायदा क्या है कि मेरा R1 वाला टॉर्क 0 हो जाएगा, तो सीधे R2 की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए R1 के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो टेकिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एट R1 पे बेटा आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो। ठीक है, तो R1 का टॉर्क तो 0 हो गया। एनी फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रिएट 0 टॉर्क। अब आप इस डायग्राम को अपने नोटबुक में पहले तो बना लो, ठीक है, समझने में आसानी होगी, और यहां पे अपना पेन रख लो। राइट, अब बताओ ये 6G वाला जो फोर्स लग रहा है, ये 6 kg वाला जो मास है, ठीक है, देखो यहां से यहां हो गया। अच्छा, ये एक एक करके ना फोर्स भी जरा हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। चलो पहले 6G वाले का करते हैं, कोई बात नहीं। तो 6G वाला जो मास है, इसका डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का? रोटेशन का डायरेक्शन, दैट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। रोटेशन का डायरेक्शन क्या करेगा? किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा ये? अरे वाह प्रियांश, एंटी क्लॉकवाइज प्रियांश या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा ना, ये नीचे लग रहा है तो ये इधर घुमाएगा ऐसा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ हमारा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये 30 और ये -10, 20 हो गया। ठीक है, अब ये 4G वाला किधर घुमाएगा? है ना, ये भी ऐसा ही घुमाएगा क्लॉकवाइज। अब यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही डिस्टेंस लेना है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई? तो देखो एंड से ये टोटल 70 था, तो जो उसका वेट लगेगा वो 35 पे लगेगा ना, आधे पे लगेगा एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास आधे पे आएगा। तो 35 - 10 विच इज 25, डायरेक्शन आपकी, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे R1 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 6G है, 6G इंटू 20 और प्लस 4G का भी सेम डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो 4G इंटू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, ये 35 - 10, 25। और R2 किधर घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, इधर घुमाएगा R2 इसको, है ना, अगर मौका मिला उसको घुमाने का तो इधर घुमाएगा। तो -R2 और डिस्टेंस देखो कितना आएगा डिस्टेंस बेटा? 50 हो जाएगा ना, राइट? सही बोल रहा हूं ना मैं? अब देखो एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में नहीं बदलना क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो मान लो मीटर में बदलोगे, डिवाइड बाई डिवाइड 100 डिवाइड बाई 100, तो अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट हो जाना है। बदलो ना बदलो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, R2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये कितना हो गया आपका? 120G प्लस 200G इज इक्वल टू 50R2। तो R2 50R2 इज इक्वल टू 320G। तो R2 इज 32G की वैल्यू 10 पुट कर लो, डिवाइडेड बाई 5। तो R2 आपका हो गया 64 न्यूटन, राइट? अच्छा, ये 100 होगा ना, सॉरी।
सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 100 हुआ, तो ये आपका हो गया 220G इज इक्वल टू 50 R2। ठीक है, तो R2 इज 22/5 इंटू 10। Yeah, I got it. Sorry, calculation mistake थी। तो R2 इज 44 न्यूटन। ठीक है, अब आपको पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10G मतलब 100 कर लो, तो R1 प्लस 44 इंटू 100, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 66 न्यूटन। क्लियर है? समझ में आया सबको? फटाफट से हैंड रेस करो। हाँ, 56, सॉरी कैलकुलेशन में दिमाग काम नहीं कर रहा आज। 56 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे कैलकुलेट किया हमने?